पढ़ेंगे रिएक्ट किया अगला हिस्सा जो काम कर रहे थे हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसमें जो चीज बताई गई मेन पॉइंट्स की तरफ जरा डिस्कशन कर लें। एक्टिविटीज थी जिसके अंदर हम लोगों ने और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें आ गई थी, ये हो गया था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये भी कर लिया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें ऑकरेंस ऑफ, अब इसमें एक चीज जरा देख लें आप, ये गाना गाने की जरूरत नहीं है किसी को, जरा माइक अपना बंद कर लीजिए खालिद मियां, ठीक है। कोई बच्चा पीछे गाना गा रहा है, मुझे उसका कोई शौक नहीं, ठीक है। तो यू में है जनरल प्रॉपर्टीज जो आयनिक कंपाउंड्स के, एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन दिया जाए और लिया जाए तब जो कंपाउंड्स बनेंगे इनमें, और नॉर्मल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ये भी एक चैप्टर है प्रॉपर, थोड़ा बहुत तो भी बताना पड़ेगा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स लेन देन, बोल शोर ना करो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना एक चीज होती है, और इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग दो तरह से काम बन सकता है। तो जब कभी भी कंपाउंड्स बनेंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, तो उनमें और इलेक्ट्रो यानी कोवेलेंट कंपाउंड में, दोनों में तक जो कुछ पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स दो तरह के कंपाउंड्स हैं जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, और ये अगर नहीं मिलेंगे तो कोई भी केमिकल नहीं, ठीक है। मतलब, और उसमें भी पूरे एटम में से जो लास्ट सेट कीजिए, इसके पहले की जो शेल है इसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो दो कानून इससे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा शेल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके बाद कोई शेल मौजूद, मतलब जैसे 18 आया तो 18 के अलावा और या 32 जो भी नंबर है वो सेट करेंगे। दो कानून है, अगर नहीं सेट हो पा रहे हैं तो 8 8 8 में डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे, ठीक है। यानी हमेशा बैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, हैवी आएंगे सामने। अभी हमें ये जानना है कि लास्ट शेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कैनॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एटम की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है, ओके। तो इन सब चीज जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड्स की वजह से, आयोनिक बॉन्ड्स बताया था मैं, इसमें क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, आयंस क्रिएट करते हैं। मॉलिक्यूल जैसे मतलब एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ये इसकी मजबूती थोड़ी, हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स बहुत स्ट्रांग है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर में लेन देन कहाँ होता, तो शेयरिंग की जो स्ट्रेंथ है वाटर को क्या अलग करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती, पूरी इलेक्ट्रोलिसिस 100 डिग्री सेल्सियस और बहुत जितनी देर करेंगे उतना अलग होगा। के साथ कंपाउंड हो उसको आप जरा सा हीट करिए, अलग होना, बट दोनों की जरूरत इस ऐसे सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो अब हम ये आयोनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नेचर यहाँ पे है, फिजिकल नेचर लिखा है कहीं पे होगा, अगर है तो यही है ये वाला पार्ट हम लोग चल रहे हैं। तो जो फिजिकल नेचर है उसका, उस क्या है, एंड आर समवॉट हार्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड करना आसान है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में वजह से नहीं, वहां अट्रैक्शन की करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, फर्क है दोनों में। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि सॉलिड्स में वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। भुरभुरे है ना, टूट सकते हैं, टूटने का मतलब समझ रहे हैं, कंपाउंड टूटेगा, ठीक है, जो चीज, हाँ जैसे कांच है जो हमारे सामने है, ब्रिटल होता है, और जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आयोनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, पीछे टेबल बनी हुई है, इसमें मौजूद है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इनके लिए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। पे मैं किसी को साइलेंट देखूंगा तो ये दो बच्चे तो सामने ही है मेरे, तो जो उनको जरूरत होगी वो पूछ लेंगे। तीसरी चीज सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेल सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल हैं, जो उनमें हो सकता है घुले, हो सकता है ना भी घुले। कोर्स हम लोग कल डिजाइन कर रहे थे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके छोटा सा हिस्सा उन्होंने अलग किया है, और बाकी सब पूरे का पूरा वही रखा है, और इस तरह से अलग किया है कि आपको पिछला पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कब वो फ्लो कर पाएगी, वो तब फ्लो कर पाएगी जब चार्ज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। इंटरेस्टिंग सीन ये है, चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर, अब इंड्यूस करंट है वो ऐसे चलता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यानी चार्ज को मूव करने के लिए, और जिधर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब पहले जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, लेकिन ऐसा है सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह स्टिल हैं, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत हद तक मूव पर ionic compound in water contains ions which move to the opposite electron, और यहाँ पर जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो पूरे सॉल्यूशन में वो नेगेटिव एनोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा ही, अट्रैक्ट होगा उधर, यानी कि एक पूरा उसका एरिया डिफाइन होगा। क्या में जो कुछ होना है अभी यहाँ सॉल्यूशन, पॉजिटिव चार्ज आयन भी मौजूद है, नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं वो मूव करेंगे जिधर आपने पॉजिटिव यानी कैथोड की तरफ, और एनोड की चार्ज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इधर से उधर, उधर से इधर मूव कर गया, बट ये जब ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, तो कुछ भी नहीं ट्रेड हुआ है, तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं। जब वेट करेंगे, हाँ H प्लस आयंस आप समझ लीजिए कि आयंस की तरह काम करेगा, ठीक है। भी निकलेगा जब पानी में।
ऑफ मेटल्स ये हमारे कोर्स में है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इसमें है, देखो। हाँ, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स ये वाला पार्ट भी हमारे कोर्स का है, और खालिद मियाँ के को मुझे मालूम नहीं। हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, पूछते पाछते रहेंगे तो काम छोड़। ऑकरेंस का मतलब कहाँ क्या चीज अकर होती है, ठीक है। अर्थ के ज्यादातर मेटल्स जो है वो अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्ट क्या है अर्थ का ऊपरी वो नहीं है डेप्थ, मेरे ख्याल से होगा बहुत से बहुत 100 फीट 30-40 मीटर ही होता है। फिर लेयर तो माइंस बहुत किलोमीटर में है ना, ऊपर ही ऊपर होती हैं जो, तो वो मुश्किल से हार्डली 10 मीटर होगी, बहुत हुई तो 100 होती है ना, बहुत गहरी होती है क्योंकि कोयला जो बना है वो अर्थ की वजह से, लेकिन बाकी और जो मेटल्स हैं वो, लेकिन कोयला मिनरल है, मिनरल चीज निकाली जाए, ठीक है, तो उसको मेजर है सब गड़बड़ होने लगता है देर में। हाँ, तो सी वाटर में साल्ट्स मौजूद हैं जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सी वाटर में पाए जाते हैं। पाया जाता है मेटल जहां भी पाया जाएगा वो अकेले होता है, उसके साथ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ वो, ये भी हो सकता है कि जैसे सोना है तो सोने के साथ कहीं कोयला मिल जाए या हीरा भी मिल जाए, तो मतलब कभी कभी मिक्सचर की, तो जो कहते हैं इसको कहते हैं ओर, से वो मेटल को साफ साफ करके निकाला जाए और मिनरल्स हैं वो हाई परसेंटेज है पर्टिकुलर मेटल का है और हाई परसेंटेज आता है, कुछ जगह पर ज्यादा पाया जाएगा, परसेंटेज ज्यादा चला जा सकता है उसको, और फायदेमंद भी है वहां से, है ना। ये मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं जहां पर हाई परसेंटेज किसी खास मेटल का हो। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में अब यहाँ पर ये जो है इसमें पूरी केमिस्ट्री मौजूद है, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन खोदने से लेकर और उसको रिफाइंड मेटल फॉर्म में, है ना, एक्टिविटी सीरीज को वो छोटा ही सा है ही है, उसके अंदर ज्यादा नहीं होगा। हाँ, वो कोड वर्ड जरूर बता, आपका भी फायदा हो जाएगा। टीचर्स इसको याद कराने के लिहाज से आते हैं, ऐसा होता है। तो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स पाए जा, तो अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज उसकी हो जाए कि अभी अभी हमने सीखा था कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोटेशियम क्लोराइड लेंगे और इसकी जगह आप उसको लेंगे, क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड लेंगे, तो कॉपर को पोटेशियम प्लेस कर देगा। जैसे हमें मान लीजिए कोई और ऐसी मौजूद है कि इसमें कॉपर क्लोराइड मौजूद है, फर्ज करिए, या कॉपर सल्फेट मौजूद है। अब हमें इसमें से कॉपर निकालना है तो हम क्या करेंगे, या तो उसमें सोडियम मिला देंगे या पोटेशियम मिला दिया, उसके ऊपर का कोई भी मेटल मिला दिया हमने, जिंक मिला सकते हैं, जिंक है ऊपर ही ना, एल्यूमिनियम मिला सकते हैं,
हाँ मैग्नीशियम है, ये इतने, जैसे कॉपर है तो कॉपर में देख लीजिए कि आप पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ तक कि Fe लोहा, आयरन और प्लम्बम, ये तो कम ही यूज होता है, लेकिन इतने। इसमें हमें ये देखना है कि जैसे कॉपर है, जाहिर सी बात है लोहे के मुकाबले महंगा है, तो एक्सट्रैक्शन अगर करेंगे हम कॉपर का तो आसान है कि लोहे को साथ में मिला दें, तो लोहा उसका सल्फेट और क्लोराइड जो भी है वो अपने पास ले लेगा और ये आपको साफ सुथरा मेटल मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा कीमती है ना, महंगा तो एल्यूमिनियम पड़ता है ना, या लमसम पहले तो कॉपर ही महंगा था। इस पर डिपेंड है कि कौन सी चीज कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। एल्यूमिनियम का यूज जो है बर्तन बनाने में ज्यादा है, कॉपर का यूज वायर बनाने में ज्यादा है। तो अब अगर कोई वायर इंडस्ट्री है तो वो एल्यूमिनियम को आसानी से यूज करेगा कॉपर रिफाइंड करने को। तो ये देखना पड़ता है कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी महंगी है। अब एक्सट्रैक्ट करने का ये मतलब थोड़ी ना, अब जैसे आयरन, जैसे मान लिया आपको गोल्ड निकालना है, किसी वजह से गोल्ड का सल्फेट मिला आपको, तो आसानी से बनता नहीं है, और अगर मिला तो करता नहीं है। फर्ज करिए किसी टेम्परेचर पे कर भी गया तो आप बड़े आसानी से उसके अंदर क्या करेंगे, सीधी बात है ना। तो हमें ये देखना है, जैसे सोडियम है तो सोडियम जो है आपको कहाँ, सी वाटर में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का, उसमें सी वाटर का यूज किया जा सकता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो लिहाजा दूसरे तरीके इस्तेमाल होते हैं। मेरे ख्याल से आपकी बुक में शायद इतना बड़ा हो ना हो, आईसीएसई में तो बहुत बड़ा था चैप्टर ये। खैर, तो हमने ये देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की है उसमें उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग्स में हम आप आराम से और से उसके एक्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ मेटल्स अर्थ के क्रस्ट पे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ऐसा भी होता है। कुछ पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ के कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं। जो मेटल्स हैं बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज वो लीस्ट रिएक्टिव, एक्टिविटी सीरीज के जो नीचे मौजूद हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, जो ऊपर हैं वो हाई रिएक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना है हमें, इसकी नॉलेज हमें बहुत फायदा पहुंचाएगी। ये देखिए यहाँ पर मौजूद है, अब आप यहाँ समझ लीजिए। क्या यार, नेटवर्क एकदम ही चोक किया हुआ है। चलिए, क्लास क्योंकि रिकॉर्डेड है ये तो फिर बेहतर है कि, हाँ देखिए यहाँ पर जो आपके ये एक्टिविटी सीरीज बनी हुई है, ठीक है, पोटेशियम से शुरू है और यहाँ पर दिखा, देखिए ऊपर लिखा इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे ये जो है ये इतने हिस्से, आप यहाँ से इनको इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत पड़ती है। अब किया जाएगा तो ये तो इसमें जिंक, फेरम और ये सब रिडक्शन रिड्यूस हो जाते हैं कार्बन, और जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट मतलब ये किसी, इनका कोई क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट कुछ नहीं होता, ये प्योर फॉर्म, ऑक्साइड भी नहीं होता, सिर्फ मिट्टी उसके अंदर होती है, उसको धोइए और बस काम चले। और कोई भी मेटल अकेले नहीं पाया जाता, सब किस, वो एक्टिव नहीं उसकी, ये तकरीबन नॉन रिएक्टिव। प्लैटिनम, कॉपर ये सब फ्री स्टेट में है, कॉपर और सिल्वर भी पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं, या ऑक्साइड और ये आसानी से आप हटा सकते हैं। जो मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ, वो सोरिया बहुत ही रिएक्टिव है, वो फ्री, दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। अब एक सवाल ये उठता है कि कुछ एलिमेंट्स फ्री स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, कुछ फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते। कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ एलिमेंट्स हैं वो इतने रिएक्टिव हैं, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए वो फ्री नहीं पाए जाते। जैसे कॉपर है, सिल्वर है,
तरह के ये मेटल्स आसानी से रिएक्ट करते ही नहीं। गोल्ड तो जल्द, गोल्ड को रिएक्शन के लिए एक्वा रिजिया की जरूरत में डिस्कस किया था, यानी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड 3 पार्ट और 1 पार्ट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड चाहिए। इतना हाई लेवल का कंपाउंड बनाइए तब गोल्ड जो है वो रिएक्ट करेगा तो फ्यूम बनेगा, धुआं बनने लगेगा, ठीक है, धुंधला फोड़ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि जो सुनार लोग फ्री में कर देते हैं तो एक्वा रिजिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डाला, उसने रिएक्ट किया तो थोड़ा बहुत जो गोल्ड है जितना वो उस टाइम पे कर पाएगा। सुनार के यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि झाड़ू जो होती है, झाड़ू नहीं लगाते वो लोग, अपने जहाँ पे जगह साफ रखते हैं, कारखाने में कभी नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी जो धूल होती है वो बहुत महंगी बिकती है। उसमें गोल्ड नहीं होगा ना, आएगा तो जमीनी पे। इसलिए जल्दी कोई भी सुनार अपनी दुकान में किसी, कभी तुमने नहीं दिखेगी। ये वजह है, ओके। लोग जो गोल्ड की सफाई कराने गहनों की जाते हो तो बता, याद रखिएगा, ओके। ये मेटल्स हैं, और सबसे अच्छा ये कि आप वॉशिंग पाउडर ले लिए, उसके अंदर भिगो दीजिए, उसको कायदे से रगड़ रगड़ साफ करिए, उसमें कम से कम का लॉस नहीं होगा। जो उसका ऑक्साइड है, जब आप वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो क्या ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, ऑक्साइड है ना, तो वो क्या होता है कि वो गंदगी करना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव अबंडेंट मेटल जो मिडिल में है एक्टिविटी सीरीज के, जिंक से लेकर के जिंक, ये मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट यानी थोड़ा कम, प्लम्बम, पीवी प्लम्बम। और ये अर्थ की क्रस्ट पे मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट की शक्ल में पाए जाते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि ओर्स जो हैं बहुत सारे मेटल्स की वो ऑक्साइड होती हैं। ज्यादातर मेटल की जो ओर्स हैं जो नॉर्मल स्टेट में पाए जाएंगे तो वो ऑक्साइड की शक्ल में। क्यों ऐसा है? मोस्ट अबंडेंट जो गैस है ना, तो कोई भी मेटल होगा ऑक्सीजन से तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की कोटिंग बना लेगा, जैसे बताया ना, तो चांद पड़ जाती है। अगर वो चांदी काली नहीं पड़ेगी तो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी। तो जो काली लेयर है, ऑक्साइड की लेयर है, वो फर्दर रिडक्शन को उसके बचाती है। हम लोग गंदी है, हाँ, फिर साफ करते होता है ना, तो वेट कम होता है। तो उसको साफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स इस्तेमाल, सबसे अच्छा तरीका है, सीधा तरीका है, होता है। सोडा क्या करता है, सोडा जो है वो बेसिक नेचर का होता है ना, वो अपने आप ही जो एसिड ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर लेगा, वो अलग हो जाएगा, अपने आप ही सही हो जाएगा, ठीक है। और इतना ज्यादा गंदा करने की जरूरत क्या है, सीधी बात है ना। और चांदी के प्लेट्स में तो आप कोई खाना खाता नहीं जो गंदी हो, पहले खाया जाता तो वो शांति की निशानी थी। अब जो बेसिस है रिएक्टिविटी का, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्ट हम ग्रुप कर सकते हैं मेटल्स को किस कैटेगरी में, मेटल्स ऑफ लो, मेटल्स ऑफ मिडिल यानी मॉडरेट, हाई रिएक्टिविटी। ऊपर की तरफ हाई रिएक्टिव है ना, यहाँ पर देखिए नीचे बना ही हुआ टेबल, सेवरल इसमें ये। अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम मेटल्स को उनकी ओर से अलग करेंगे, ठीक है। ये एक जी ना मेटलर्जी है, ठीक है। आगे चलें, अरे मेरी आवाज सुन पा रहे हो तुम लोग? चलिए। ओके, तो यहाँ पर, हाँ ठीक है ठीक है, आप सही से बोली हो। अब इसमें देखिए कि कॉन्सेंट्रेट, ये और क्या है, और भी अलग अलग तरह की होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन और
हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मीडियोकर कॉन्सेंट्रेशन हो। मीडियोकर मतलब ऑक्सीजन में बराबर हो, मतलब कम ज्यादा, मतलब थोड़ा कम, कहीं कहीं खोखली होगी, कहीं ठोस होगी, हाँ ये बात है, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब ये कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे और हम तीन तरह की कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली है, और एक बात ये भी याद रखिए, और कहलाएगी भी तब जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, वो तभी बनेगी। जैसे दो चार जरा जरा सी वो पाई गई तो कोई अहमियत नहीं भी। चांदी अगर थोड़ी सी कहीं मिट्टी में मिली हो, 0.1 ग्राम समथिंग, 1 मिलीग्राम, तो कौन ढूंढेगा उसको? सोने में तो एक बार कोशिश करेगा भी, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं। तो क्या है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट होना चाहिए। और बनने के लिए शर्त है कि कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ऊपर हो। अब उसमें भी तीन कैटेगरी है, बना सकते हैं आप, है नहीं, बना सकते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए 100 ग्राम आपने कोई चीज ली, उसके अंदर 95 ग्राम, एक कैटेगरी बना दी कि 80 से 90 ग्राम अगर है तो हम मान लेंगे ये और हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और फिर दूसरी कैटेगरी बना लीजिए कि 40 से लेके 70% अगर है। तीसरी कैटेगरी बना लिए कि 10-20% है। हाँ ठीक है। अब आइए, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, अब कौन से, अब इसको हम लोग करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग में। तो क्या है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इसके बेसिस पर बात करते हैं। अच्छा, जिन बच्चियों को इसमें इंग्लिश में परेशानी होगी तो चैप्टर को अभी हम लोग, ये नहीं है कि खत्म हो गया, ये अभी चलता रहेगा, ठीक है। अभी आप मेन चीजें जानिए, उसके बाद इसको डिस्कशन कंटिन्यू। जब चांदी पे ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, हाँ तो नाइट्रोजन जो होता है वो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, हाँ, उसको नाइट्रोजन गैस प्रॉब्लम ये है, हाँ डाल सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आसानी से रिएक्ट नहीं करता, बात ये है। नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं, नाइट्रोजन नॉर्मली उस तरह का रिएक्टिव नहीं है, जैसे वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगा। रिएक्शंस कई तरह से होंगी ना। अब आप हीट करने चलेंगे तो जैसे ट्रायल्स में नाइट्रोजन भरी जाती है, तो उसकी वजह यही है कि इसके अंदर आग ना लगे, गर्म होगा तो गर्म होने नहीं देगा वो। तो मतलब कुछ चीजें इसमें, अब इसके हिसाब से आप अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको ये माना जाता है कि ये सबसे कम रिएक्शन है इसका। जैसे क्लोरीन को मानते हैं हाईली रिएक्टिव है सर, तो चिप्स में तो नाइट्रोजन ही भरते हैं। हाँ, वो इससे ना कि उसके अंदर जो है रिएक्टिविटी उसकी। ओके, आगे चले। देन अब क्या है इसमें टॉपिक, तो जो मेटल्स हैं हाई रिएक्टिविटी के, उनके बारे में डिस्कशन करें। जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उनकी मॉल्टेन ओर को, मॉल्टेन ओर मतलब थोड़ा सा नम हो, आटे की तरह गुंधी हुई हो, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉन्सेप्ट है, बैटरी का कॉन्सेप्ट है, वो उसी तरह करेंगे। तो उससे क्या होगा, फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस से सीधे सीधे प्योर मेटल निकाल लेंगे। ये तब करेंगे जब हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हों, उनका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया आपने। और इलेक्ट्रोलिसिस करने में आप क्या करेंगे, जो एनोड है, एनोड को आप वही मेटल का बनाएंगे जिस जो मेटल आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको सपोज करिए कि ऊपर कौन से हैं, यहाँ सोडियम, कैल्शियम निकालना है सपोज करिए, ठीक है। तो कैल्शियम का एनोड बनाएंगे, क्यों? प्लस नहीं, माइनस बनाएंगे, तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इकट्ठा होगा, कैल्शियम कहाँ इकट्ठा होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। और जिसको हटाना है उसका पॉजिटिव। दूसरा टर्मिनल तो कोई भी बना दिए, कार्बन का बना दीजिए, कोई इशू नहीं, ग्रेफाइट का बना दीजिए, कि ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसमें आइए, तो ये तो आसान काम है, हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं तो आप उठा करके क्या करिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, प्योर मेटल आपको हासिल हो गया। दूसरी तरफ मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी के हैं तो क्या करेंगे, उसकी दो कैटेगरी हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और, कार्बोनेट और सल्फाइड और, ठीक है। अगर कार्बोनेट और मौजूद है, यानी मेटल कार्बोनेट के साथ मौजूद है, मेटल कोई भी कार्बोनेट की शक्ल में है। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोनेट की शक्ल में अगर मौजूद है तो क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, शायद इसमें डिस्कस किया गया, नहीं किया गया,
तो हमें ये है यहाँ मौजूद है, ठीक है। दूसरा सल्फाइड ओर अगर है, अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर है तो रोस्ट कर दीजिए। रोस्टिंग समझ रहे हैं, खूब भूनी है उसको, ठीक है। हाँ लिखा भी होगा, हीट दी गई। उसके बाद क्या मिलेगा, जब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। मेटल ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, रिड्यूस करिए, ताकि रिड्यूस करने का मतलब हाइड्रोजन मिला दीजिए उसके अंदर, तो वो ऑक्सीजन को खींच लाएगा, है ना, खुद तो पानी बन जाएगा, मेटल प्योर छोड़ देगा, ठीक है। अब इधर आइए, अब अगर लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं तब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ये है ना। जब लो रिएक्टिविटी होगी तब आपके साथ जब लो रिएक्टिविटी होगी तब थोड़ा मसला है, उसके अंदर कई स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। लो रिएक्टिविटी का मेटल है, ऊपर से उसकी ओर में सल्फाइड ज्यादा, सल्फर मिला हुआ है, सल्फाइड मिला हुआ है, तब क्या करेंगे, सल्फाइड की कोई भी ओर हो उसको भून डालिए, रोस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मेटल बचता है, रोस्टिंग यानी सल्फाइड ओर, कोई भी सल्फाइड ओर हो उसको हम रोस्ट करेंगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और प्योर मेटल बचेगा, फिर आप रिफाइन कर सकते हैं। अब मेटल के ऑक्साइड को आसानी से, यहाँ पर भी जो मेटल मिलते हैं हाई रिएक्टिविटी के, भी ऑक्साइड के साथ ही मिलते होंगे, तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, काम बन जाएगा। अब आइए एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये सब प्रोसेसेस जो हैं अभी आगे शायद डिस्कस किए जाएंगे एक एक करके, मेरे ख्याल से, या फिर शॉर्ट में ही डिस्कशन के लिए। उन्होंने तो लिखा था कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सिलेबस में, कि पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, अब ये अगला टॉपिक है इसका। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब ओर्स को बढ़ाना, जैसे आपने एक पतली छड़ लगाई इसकी, मान लिया एनोड पर, तो अब इसको एनरिच कैसे करेंगे, इसको हैवी मतलब इतना मेटल एक्सट्रैक्ट करके वहीं जमना चाहिए, उसकी बात हो रही है। ओर्स जो अर्थ से माइन होती है, इसके अंदर कंटामिनेटेड होती है लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे सॉइल, सैंड वगैरह, इनको गैंग कहते हैं। ये वर्ड याद रखिए, गैंग, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, गैंग, गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। होगा होगा होगा, वही सेम है यहाँ। अच्छा, फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड, अच्छा, तो आप नोट कर लीजिए इधर, गैंग क्या है, इम्प्योरिटीज, ग्रुप ऑफ इम्प्योरिटीज गैंग कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए ना, अच्छे लोगों का गैंग नहीं होता है, ग्रुप होता है ना, बदमाशों का ग्रुप नहीं होता है, गैंग होता है। तो गैंग वर्ड जो है वो नेगेटिव फीलिंग पैदा करता है, तो हालांकि जो है अब ग्रुप्स कम बचे, गैंग ज्यादा है। तो गैंग पार्टिकल्स में क्या क्या, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि गैंग में क्या क्या होता है, आप बताएंगे सॉइल में भी, सॉइल हो सकता है, सैंड यानी मिट्टी हो सकती है, बालू हो सकती है वगैरह, इनको गैंग कहते हैं। ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ये इम्प्योरिटीज हैवी होती हैं। देन जो इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और ये इम्प्योरिटीज को आपको ओर से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हटाएंगे नहीं तब तक वो मेटल काम के लायक नहीं बनेगा। The process used for removing the gangue from the ore are based on differences between the physical and chemical properties of gangue and the ore. अब ये प्रोसेस क्या क्या इसमें लगाएंगे, जैसे हमें मिट्टी हटाना है, तो मिट्टी हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर किसी ओर से मिट्टी हटाना है, पानी डाल दीजिए, धो दीजिए उसको, है ना। लेकिन बालू हटाने के लिए आप छान लीजिए, बालू निकल जाएगी, है ना। तो प्रोसेसेस उस पर मतलब डिपेंड करेगा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज गैंग पार्टिकल्स की क्या है ना। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स अकॉर्डिंगली लगाई जा सकती हैं। अब देखिए, लो, उन मेटल्स के एक्सट्रैक्टिंग हम कर रहे हैं जो लो होते हैं एक्टिविटी में, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। मुझे लगता है ये आखिरी टॉपिक है भी इस चैप्टर का, इसके बाद कुछ और नहीं होगा, ये एक्सट्रैक्शन ही चलेगा पूरे में, है ना। फिर उसके बाद प्रिवेंशन, ये कोरोजन, ये हमारे लिए बस। तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आज
रीडिंग कंप्लीट हो, ताकि इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन हो सके। ठीक है, ओके। जो मेटल्स लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो ऑक्साइड्स हैं इन मेटल्स के, उनको रिड्यूस कर सकते हैं मेटल्स में, खाली हीट कर दीजिए। अनरिएक्टिव मेटल्स के साथ तो ये बड़ा अच्छा है, हीट कर दीजिए अपने आप निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल है ना, सिनाबार यानी HgS, Hg क्या होता है? मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरी होता है Hg। हाँ ठीक है, मर्क्यूरी और S मतलब सल्फाइड हुआ उसका, सिनाबार कहते हैं उसे, सिनाबार। उसको क्या है, इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, लिखा ही था हम लोगों ने, पूरा नहीं पढ़ा था। तो मर्क्यूरी की एक और है, जब आप इसको हीट करेंगे एयर में तो क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही जहरीली गैस है ये भी। सर तो HgO निकला सर, HgO तो अभी बचा है। हाँ वो तो बचेगा ही, इतना है वे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो। अब ये मेटल का ऑक्साइड है, इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं ना, पहले मुश्किल था जब सल्फर के साथ था। हीट कर दिए वो, हीट कर दिए तो हीट, जब भी ऑक्सीजन मिलाने का बहुत सीधा तरीका है, किसी चीज को आग लगा दी उसमें ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, यूं समझ लीजिए सबसे सिंपलेस्ट वे है। जब आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताइए, आप कहते हो कोई भी चीज को जलाइए अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सर हाइड्रोजन गैस को जब आग पे डाला जाता है तो कुछ पानी भी बन जाता है। हाँ बुझ जाती है, बुझ जाती है। वही सर, पानी जब आग के ऊपर आती है पानी, तो वो आग बुझ जाती है। हाँ उसकी वजह यही है, असल में कनेक्शन ऑक्सीजन से ब्रेक करना पड़ता है, बस ये। खैर, तो मर्क्यूरी की जो सिनाबार जो उसका एक और है, क्या करेंगे, हीट करेंगे एयर में तो क्या होगा, पहले तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करने के लिए और ऑक्सीजन में उसको और हवा में गर्म करें या गर्म ही करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन पूरी यानी एक ऑक्सीजन जब हवा में और गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए अगर इसी की जगह ये कोवेलेंट कंपाउंड होता तो आप नहीं ब्रेक कर सकते थे, इतनी आसानी से नहीं कर पाते। यानी दो तरीके हैं, अगर लो रिएक्टिविटी है मेटल की तो आप क्या करेंगे, पहले अगर उसमें सल्फाइड की ओर है, मतलब सल्फाइड मिक्स है ओर में, तो आप सीधे रोस्ट कर दिए, उसके बाद और गर्म करिए, गर्म करते जाइए, अपने आप मेटल बाहर निकल आए। ठीक है, सिमिलरली कॉपर के साथ भी यही मामला, अगर वो सल्फाइड के साथ है तो आप रोस्ट कीजिए और अपने आप से दो रिएक्शन होंगी। पहली रिएक्शन में क्या होगा, सल्फाइड ऑक्साइड बनेगा, हाँ, फिर और गर्म करेंगे तो मेटल। ठीक है, अब आइए मिडिल, जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो मॉडरेट है, काबू में है। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी का क्या करेंगे, ये मेटल्स जो मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज के, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर वगैरह, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की शक्ल में, नेचर में सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना बस सीधा काम है, एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो मतलब ऑक्साइड से मेटल को निकालना कदरन इजी है। अब इसका मतलब है कि अगर किसी चीज पर अगर ऑक्सीजन की लेयर बनी है, ऑक्साइड की लेयर बनी, तो आपको सिर्फ उसे गर्म करना है। यानी चांदी भी अगर ब्लैक लेयर बने तो सबसे इजीएस्ट वे यही है, थोड़ा हीट कर दें। हीट करने से अगर उसका कोई चीज बनी हुई है तो उसका शेप बिगड़ेगा, डी शेप बिगड़ेगी, ज्यादा हीट होगी। तो आपको मॉडरेटली उसको हीट करें हल्का सा, और फिर ब्रश से साफ कर दें, है ना, ब्रश ऑफ करें, ये सीधा तरीका है। और नहीं तो गर्म पानी में डाल दें, सीधा काम है ना। इतना भी गर्म ना हो कि एकदम खोल रहा हो, तो फिर अलग चीज है। तो आपको ये याद रखना है सब चीजें, इसीलिए पढ़ाया लिखाया जाता है कि आप हर चीज को मॉडरेट लेवल पे करना सीखें। खैर, देन देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन मेटल सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को आप कन्वर्ट कर लिए मेटल के ऑक्साइड में, तो सल्फाइड और को कन्वर्ट कर लिया ऑक्साइड में, वही बात आ गई ना फिर से। अब कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जिंक ओर के बारे में बात चल रही है,
तो जिंक की ओर में दोनों प्रोसेस, रोस्ट किया तो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड और मौजूद है, जिंक सल्फाइड चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड, चेंजेस टू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। देन कैल्सिनेशन में क्या होता है, अगर जिंक आपको कार्बोनेट के साथ मिला तो क्या करेंगे, तब कैल्सिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, जिंक का ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और किसी भी चीज के जिंक के ऑक्साइड से जिंक को निकालने के लिए आप देखिए बहुत से तरीके हैं, कार्बन के साथ मिला दिया उन्होंने, है ना, कार्बन तो नॉन रिएक्टिव है ना, ऑक्सीजन उसके मुकाबले ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, किनारे हो जाएगा, एक तरीका है ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऐसा भी होता है। नहीं तो आप सीधे गर्म कर सकते थे, आप गर्म क्यों नहीं किया, उसकी वजह कि पहले से हीट हो रहा है, तो जिंक का मामला अलग है ना। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि अलग अलग जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरकीबें लगाई जा सकती हैं। जो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मेटल्स में, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है एक्चुअली। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को रिमूव कर सके, खींच ले अपनी तरफ। फॉर एग्जाम्पल जब ऑक्साइड को हीट करेंगे कार्बन के साथ तो वो मेटालिक जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी हीट करना पड़ेगा। अब हमें ये समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं इसको, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया गया, उतना गहराई से नहीं किया, एक बार फिर कर लेंगे जो भी वीकनेस रह गई। तो ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस, जो मेटल को ऑक्साइड हम गेन करते हैं कंपाउंड से, वो भी रिडक्शन का प्रोसेस है। जैसे कार्बन यानी कोक के अलावा जो मेटल मतलब यूज करते हैं कि मेटल को, मेटल ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, ऑक्साइड को मेटल प्योर बनाने के लिए, कुछ और भी हैं। समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हम इस्तेमाल करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल को जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये यूज किए जाते हैं रिड्यूस करने में, किसको, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह, क्योंकि ये मेटल्स लो रिएक्टिविटी जिनकी है, जिन मेटल्स की, उनसे ऑक्सीजन को बड़े आराम से ऑक्साइड्स को उनके खींच लेंगे। सर तो ये जैसे जिंक और आयरन से ऑक्सीजन लेना है, हाँ, फिर पोटेशियम डाल दो, पोटेशियम डाल दो, सोडियम डाल दें, सोडियम डाल दो, और फिर सोडियम और सोडियम को तो चाहिए तो फिर गर्म कर दो। लेकिन वो सोडियम के साथ जो रिएक्शन है इसके बारे में भी डिस्कशन और होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से हायर लेवल का टॉपिक है कि जब सोडियम ऑक्साइड अपना बना लेगा मान लीजिए, तो फिर उसका क्या करेंगे हम, वो भी तो एक प्रोडक्ट है, तो है ना। अच्छा, दिया हुआ कुछ, अब देखिए आगे क्या है। तो जैसे आपने मैंगनीज है, मैंगनीज की ओर है, तो मैंगनीज का क्या करेंगे, एल्यूमिनियम मिला दिए, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए Mn नीचे की तरफ होगा, Al ऊपर होगा, ये अच्छा इसमें है ही नहीं, वो तो अलग है ना, वो भी मेटल है, ठीक है। तो वो लेस रिएक्टिव है, क्या करेगा, एल्यूमिनियम झट से उसको हटा देगा, फेंक देगा, है ना, तो अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ, कैन यू, अच्छा एक चीज और भी आप इसमें ये भी देखिए, ये भी तो मुमकिन है ना कि और जो एल्यूमिनियम है उसका अमाउंट कम इस्तेमाल हो, ये भी तो है एक फैक्ट, ये भी है कि अगर मान लीजिए महंगा भले पड़े तो थोड़ा सा एल्यूमिनियम ज्यादा मैग्नीज को रिफाइन कर सकता है, ये भी देखो, वो भी है ना, बहुत सी चीजें हैं, वो है पूरी इंडस्ट्री इसी पर चल रही है। अब आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इसमें सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, कौन सा, देखिए ऑक्सीडाइज और रिडक्शन, इसमें इसको देखें, मैंगनीज ऑक्साइड था ये, ठीक है, इसमें आपने एल्यूमिनियम मिलाया, तो रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन हटना, मतलब चीज का रिड्यूस हो जाना, है ना। तो मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, मैंगनीज रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन किसका हो गया, एल्यूमिनियम का, ऑक्सीजन मिलना ऑक्सीडेशन, इसी तरह हाइड्रोजन का मिलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडॉक्स हमेशा एक साथ ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्युमिनियम, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसकी वजह से ये मतलब प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन का, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उनका रिडक्शन होता है नहीं, उनका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है।
यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। उनको इतनी नीड होती है सर ऑक्सीजन की हाँ, कि जहां भी आता है कहीं से भी हाँ, उसको अपने तो ये यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये कहिए, वो एक अलग बहस है ना। चलिए वो एक अलग चीज है, उसको हम लोग फिर कभी और डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ आयरन की ओर से आयरन निकालना था, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया और क्या हुआ, आयरन अलग हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम में ऑक्साइड मिल गया। एल्यूमिनियम में ऑक्साइड मिल गया सॉलिड की शक्ल में। आयरन मतलब तपता हुआ मिलेगा हीट के साथ। ओके, जो मेटल, अब यहाँ पर हम उन मेटल्स के एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो हाई रिएक्टिविटी के हैं, उनकी बारे में बात चल रही है। ये जो मेटल्स हैं हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, ये ऑब्टेन नहीं किए जा सकते अपने कंपाउंड से हीटिंग के जरिए। कार्बन के साथ आपने हीट किया और मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम और कहाँ गया, कॉपर, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा। ये सब उसको रिड्यूस कर देंगे। हाँ, कार्बन जो है उसको, इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन की एफिनिटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, उसी पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिए मोल्टेन क्लोराइड्स के साथ, मतलब उनके क्लोराइड की शक्ल मौजूद हो। क्लोराइड कैसे बनाएंगे वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, बनाएंगे क्या, नेचुरली मिलेगा। देन द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, जहां जबकि क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी एनोड पे, ठीक है। यहाँ पे तो पॉजिटिव है। हाँ, तो पॉजिटिव कैथोड मतलब ये कह रहे हैं कि मेटल डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनायन एनोड पर मिलेगा आपको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जो है वो एनोड बताया है। हाँ, एनोड ही तो होगा ना पॉजिटिवली चार्ज, जबरदस्ती को कंफ्यूजन है। ओके, Cl- अब इसी तरह एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये देखिए सामने बनी हुई पिक्चर, यही है इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इसको सब कुछ यही है मेन जो उसका। अब मेटल को रिफाइन कैसे करें, अब जो मिल तो गया हमें, लेकिन इसको अभी फर्दर रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, वेरी प्योर नहीं होता है ये, ठीक है। तो इनके अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जिनको रिमूव किया जाना है, ठीक है, ताकि प्योर मेटल मिले। जो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है रिफाइनिंग का, करने का इम्प्योर मेटल से, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, बहुत से मेटल जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये रिफाइंड हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली। इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं, ठीक है, और पतली स्ट्रिप प्योर मेटल की कैथोड बना दी जाती है। फिर क्या होगा, अपैरेटस सेट करते हैं जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। जब उसमें करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो प्योर मेटल जो है एनोड से डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में। वहां से जो इम्प्योर स्ट्रिप है वहां से प्योर मेटल निकलेगा, पहले तो घुलेगा, उसके बाद डिपॉजिट होने लगेगा कैथोड पर, ठीक है, और सॉल्युबल इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में चली जाएंगी। इसका मतलब है कुछ देर के बाद इसमें, थोड़ी देर तो ये रिएक्शन काम करेगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी, इम्प्योरिटीज जो है फ्लो रोकेंगी, यानी आपको कंटिन्यू इसका जो सॉल्यूशन वाली स्टेट है उनमें से इम्प्योरिटीज को बदलते रहना है ना। एनोड मड कहते हैं इसको, बॉटम ऑफ एनोड पर इकट्ठा होगी, क्योंकि एनोड पे ही आपने इम्प्योर मेटल लगाया था, तो वो उसको एनोड मड कहते हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको जहन में रखने की जरूरत है। अब अगला पार्ट है कोरोजन, कोई नहीं बिलीव करें, कोरोजन